दुबई और पूरे यूएई की एक इमेज ऐसी बनी हुई थी कि रीजन में कुछ भी हो, यहाँ ये जगह बहुत सिक्योर है। और ये भ्रम टूट गया इस बार। भ्रम टूट गया इस बार। तो सोशल मीडिया पे अफवाहें भी बहुत चलनी शुरू हो गई और उसकी वजह से ये हुआ कि 3 साल पहले किसी बिल्डिंग में आग लगी थी, उसकी वीडियो किसी ने रिलीज़ की थी। तो ये जो आसमान में क्लैश हो रहा था और उसकी जो मलबा जो गिर रहा था, उससे नुकसान बहुत हुआ। जब पहला हमला हुआ जी, तो आप लोग घर में थे? घर में थे, हम लोग घर में थे। रात का वक्त था और रमज़ान के दिन थे। दुबई एक ऐसा शहर जिसे दुनिया स्थिरता, सुरक्षा और रफ्तार की मिसाल मानती है, लेकिन जब पश्चिमी एशिया में युद्ध की आहट तेज हुई तो क्या दुबई वाकई पहले जैसा था? क्या वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, या ऐसी बहुत सी बातें थी जो भारत तक कभी पहुँची ही नहीं? आज हमारे साथ एक ऐसे ही भारतीय पत्रकार जो उन दिनों दुबई में मौजूद थे। उन्होंने युद्ध को सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो से नहीं बल्कि सड़कों, एयरपोर्ट, न्यूज़ रूम, लोगों के चेहरों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस किया। जब दुनिया अफवाहों और दावों में उलझी थी, तब इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा? क्या सचमुच लोग डरे हुए थे? क्या उड़ानों, कारोबार और आम जिंदगी पर असर पड़ा? क्या सोशल मीडिया पर जो दिख रहा था ज़मीन पर वही दिख रहा था? आज की बातचीत किसी बहस के लिए नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने घटनाओं को दूर से नहीं, बहुत करीब से देखा। हो सकता है इस बातचीत में आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना हो। देखने की तो बात ही छोड़ दी। इसलिए इस इंटरव्यू को अंत तक ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए और घर ले जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। टॉक इट आउट में आज हमारे साथ हैं एहतशाम शाहिद भाई, जो दुबई में जाने माने पत्रकार हैं, वहाँ सालों से काम कर रहे हैं और युद्ध में आंखों देखी उन्हीं से आज हम पूछेंगे। एक बात बताइए एहसान साहब की, जो एहतशाम साहब की पहले सीन की तरह सुनाइए कि पहली बार जब आपने देखा कि स्ट्राइक हुआ तो क्या सोचा था आपने? मतलब थोड़ा डिनायल था शुरू में। ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ भी, चूँकि 20 साल से दुबई और पूरे यूएई की एक इमेज ऐसी बनी हुई थी कि रीजन में कुछ भी हो, यहाँ ये जगह बहुत सिक्योर है। और बल्कि और ये भ्रम टूट गया इस बार। भ्रम टूट गया इस बार। और सिक्योर ही नहीं, उसके एक स्टेप आगे जाके लोग वहाँ ये समझते थे, वहाँ के लोग भी और बाहर के जो लोग वहाँ रहते हैं वो ये समझते थे कि कहीं रीजन में अगर कोई टर्मोइल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसका फ़ायदा यूएई को पहुँचता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ के जो बिजनेसेस हैं वो उठ के यूएई में आ जाते हैं। तो इराक़ में जब जंग छिड़ा तो वहाँ के बहुत सारे लोग यूएई में ऑलरेडी रहते हैं। सीरिया में ऐसे ही हुआ, यमन के बहुत सारे लोग रहते हैं यूएई में। तो एक परसेप्शन ये था कि इस बार भी कुछ नहीं होगा। जाहिर है जंग के बादल मंडरा रहे हैं, मगर ये जंग ईरान तक सीमित रहेगी और यूएई को कुछ नहीं होगा। पूरे गल्फ़ में जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, ये बहुत बड़ा शॉक कह लें आप शुरू में जब था। और वो डिनायल तो टूटा, भ्रम टूटा, बहुत जल्दी टूटा। एक हफ्ते 10 दिन के अंदर जो एक इमेज बनी हुई थी वो इमेज शैटर हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद लॉन्ग टर्म रिकवरी, शॉर्ट टर्म क्या नुकसान हुए, टूरिज़्म को क्या असर पड़ा, एविएशन का क्या हुआ, और जाहिर है तेल और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट सिर्फ यूएई में, उसके अलावा और कंट्रीज़ पे क्या हुआ, ये चीज़ें जो हैं अभी बहुत हद तक इसके ऊपर वो चल रहा है, एक तरह की मंथन चल रही है कि अब आगे क्या होना है। जाहिर है अब अभी तक चूँकि सीज़ फायर ही है, कोई एग्रीमेंट दोनों पार्टी में साइन नहीं हुआ है, और बीच में ये खामेनेई साहब का बैरियल की वजह से और कुछ वक्फा मिला है। तो मेरे ख्याल से ये अगले हफ्ते 2 हफ्ते में ये बात क्लियर होगी कि दोबारा जंग की कोई सूरत हाल बन सकती है या फिर हम जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा। तो बहुत फर्म कुछ कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर ये फैक्ट है कि इस जंग से वो इमेज, छवि जो थी उसको बहुत वो पहुंचा, हानि पहुंची। और आगे भी जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और बहुत सारी चीज़ें, इन सबको ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा। वो कौन सा ऐसा पल था जब आपको लगा कि अब ये सिर्फ खबर नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में घुस गई है, पहुंच चुकी है?
जी, तो वो हम जनरली एक अलार्म सिस्टम है यूएई के अंदर, जो हम हाईवे पे ड्राइव करते हुए अगर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाए, कहीं धुंध हो, फॉग हो, तो वो अचानक से आपकी गाड़ी में बजती है, स्लो डाउन। वो एक बीप था जिसकी आदत थी हम लोगों को, वही हमने सुना हुआ था। जंग की पहली रात तो शायद हम दूसरी या तीसरी रात में जो है 28 जब फरवरी को जंग शुरू जब हुई है। शुरू हुई है, तीसरी रात में मेरे ख्याल से पहला हमला ईरान ने किया। और जब हमला किया तो मैसेजेस वही वाली बीप जो है वो सारे मोबाइल्स में बजी कि आप एक प्रोटेक्शन ले लें, एक सेफ जगह पे चले जाएं और अगले सूचना का इंतज़ार करें। तो जाहिर है बहुत सारे हमने, चूँकि वो सुनी हुई थी तो हमारे लिए इतना ज़्यादा नहीं, हमें पता था कि ये कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, और जो लोग थोड़ा सा अपने आप को वल्नरेबल फील कर रहे थे, हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ चारों तरफ बिल्डिंग है, तो हमें नहीं लगा कि कोई चीज़ डायरेक्ट हमारे ऊपर आके गिरेगी। तो वो घबराहट लोगों को, जिसका फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, वो हुई। और जाहिर है जब हुई तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उनका एक ही सोर्स था सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे अफवाहें भी बहुत चलनी शुरू हो गई, और उसकी वजह से ये हुआ कि 3 साल पहले किसी बिल्डिंग में आग लगी थी, उसकी वीडियो किसी ने रिलीज़ की थी। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी इसके लिए तैयार नहीं थी इसको हैंडल करने के, तो उन्हें भी वक्त लगा 2-3-4 दिन इसे समझने में। फिर उन्हें कि राइट कम्युनिकेशन चैनल क्या हो, हम किस तरह से इन्फॉर्म करें पब्लिक को कि क्या करना है। तो शुरू में 2-3 दिनों में ये रहा। मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं लगा आम पब्लिक को, बाय एंड लार्ज 80-90%, 95% लोगों को ये नहीं लगा कि हमें टारगेट किया जा रहा है। ये बात क्लियर थी कि टारगेट हो रहा है, मगर टारगेट शायद पोर्ट्स हो रहे हैं, या ऑयल इंस्टॉलेशंस हो रहे हैं, या और कोई स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट भी हुआ। तब तक नहीं यकीन था, तब तक। हाँ, उस वक्त भी इवन शुरू के दिनों में ये ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगेन मैं अपनी बात कर सकता हूँ या अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात कर सकता हूँ, मगर ऐसा वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। हमें ये नहीं, पता था, लेकिन बाद में स्प्रेड किया ना, बाद में स्प्रेड स्प्रेड किया जी। तब जब एयरपोर्ट्स पे हमले शुरू हुए, आप तब वहाँ कितने साल से हैं? लगभग 23 साल ऐसा कोई और वाकया इतिहास में, नहीं, अलार्म, कभी पहले फोरकास्ट करना, नहीं, सचेत करना, नहीं, कभी या इस तरह का डर, नहीं, कोई हमला? कोई कभी भी नहीं। कभी अगर इस तरह की, एक तो स्केल पे कोई चीज़ हुई नहीं, अगर हुई भी होगी बहुत छोटे लेवल पे भी, तो उसकी खबर आम आदमी तक नहीं पहुंचती थी। ये मौका ऐसा था जिसमें आम आदमी को बताना ज़रूरी समझा अथॉरिटीज़ ने कि हम हमले का शिकार हैं और हमें ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अब स्टेप्स क्या ले सकते हैं आप? अगर एक बिल्डिंग में हैं तो आप जब से सबसे सिक्योर कमरा है चले जाएँ, शीशों से दूर हो जाएँ। और फिर 1-2 दिन के बाद ये क्लियर होने लगा कि डेब्री जो गिर रही थी, जो इंटरसेप्शन हो रहा था, चूँकि मिसाइल्स या ड्रोन्स आ रहे थे, ड्रोन बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे, तो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एंटी ड्रोन या एंटी मिसाइल सिस्टम्स जो भी यूएई के पास थे वो इस्तेमाल हो रहे थे। तो ये जो आसमान में क्लैश हो रहा था और उसकी जो मलबा जो गिर रहा था, उससे नुकसान बहुत हुआ। टैक्सी ड्राइवर, एक आध टैक्सी में लोगों की मौत हुई और जगह। तो डायरेक्ट जो पोर्ट्स थे या फिर और कुछ पॉइंट्स थे एयरपोर्ट्स, इन पे हमले के अलावा जो मेजर जो नुकसान 5-6 लोगों की जो मौत शुरू के दिनों में हुई, उसमें ज़्यादातर वो मलबे के ये ज़मीन पे गिरने से। टोटल कितने लोग मारे गए? 6 पहले दौर में 6 की खबर की पुष्टि हुई थी। फिर उसके बाद 7-8, 6-7 और आए। कुल मिला के मेरे ख्याल से 15-17 की फिगर है। जाहिर है इसमें कॉन्फर्मेशन 100% नहीं आती, इसलिए कुछ हिंदुस्तानी भी हैं उसमें? हाँ, तो पहले तो 6 में शायद 2 पाकिस्तानी थे, 3-4 हिंदुस्तानी थे। अगले वाले में कुछ बांग्लादेशीज थे, कुछ और अरब देश के लोग थे, जॉर्डेनियंस और लोग थे। तो वो मुल्क भी ऐसा है कि बाहर के लोग ज़्यादा हैं। तो जब पहला हमला हुआ जी, तो आप लोग घर में थे? घर में थे, हम लोग घर में थे। रात का वक्त था और रमज़ान के दिन थे, तो लोग जनरली रमज़ान में रात को ज़्यादा जगह रहते हैं। तो वो और मेरे ख्याल से खाने के बाद की बात थी, खाना वाना खाने के बाद 9-10 बजे का वक्त था। तो उस वक्त ज़ाहिर है लोग एक दूसरे को फ़ोन करने लगे, क्या करना है, एक दूसरे के घरों में वो करने लगे। तो बाहर निकलना जो है बस वो अवॉइड करना ज़रूरी था कि बाहर ना निकलें कम अज़ कम। तो लोग ज़ाहिर अपने घरों में रहे और फ़ौरन लेट नाइट में ही मैसेज आ गया कि कल से स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे, वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी उनकी। तो वो एक सुकून हो गया कि घर से बाहर जिन लोगों को ऑफिस एसेंशियल सर्विसेज वाले जो लोग नहीं थे, उनके अलावा जो लोग थे उन्हें भी नोटिस आ गई कि आप घर से काम करें। तो ये कोविड के ज़माने की जो हमारी तैयारी थी वर्क फ्रॉम होम की, वो काम आई। इसलिए लोगों ने इमीडिएटली अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि भाई हमें घर से फ़िलहाल काम करना है। और जब सायरन बजा और यूजुअली 10 से 15 मिनट का वक्त होता था जिसमें इंटरसेप्शन, और वो जब फिर शांत हो गया तो फिर एक मैसेज आ जाता था कि आप अपने नॉर्मल रूटीन को लौट जाएं।
तो फिर लोग बाहर भी निकल जाते थे। तो ये जब जब पहला हमला हुआ तो उसके बाद दफ्तर भी बंद हो गए वहाँ पे आप लोग दफ्तर, हाँ, जो हम लोगों के जैसे दफ्तर बंद हो गए, चूंकि हम घर से काम कर सकते थे, कुछ एसेंशियल सर्विसेज जो उन्हें मेंटेन, हॉस्पिटल के स्टाफ हैं या और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनके लोगों को जिनको जाना पड़ रहा था, उसमें भी उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए थे। जिन लोगों का काम एसेंशियल नहीं है वो घर से भी कर रहे थे। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी लेवल पे ये फैसले कर रहे थे, कुछ इंडिविजुअल्स कर रहे थे, कुछ लोग रीअश्योरेंस के बावजूद नहीं जाना चाहते थे, कुछ लोग तैयार थे कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं है। तो उसमें कुल मिला के ज़मीन पे जो है वो ऐसा पैनिक नहीं दिख रहा था, और हमले के बावजूद नहीं दिख रहा था। जाहिर है दिखा भी नहीं रहे थे लोग शायद, और गवर्नमेंट अंडरप्ले करना चाह रही थी, अंडरप्ले भी करना चाह रहे थे, और अथॉरिटीज़ अश्योर कर रही थी कि आप फिक्र ना करें, हम लोग वो हैं, हम ख्याल रख रहे हैं, आप बस जैसा हम कहें वैसा कीजिए। बहुत बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि अब अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्या करें, अगर आप हॉस्पिटल में हो तो क्या करें, अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो क्या करें। तो जानकारी पूरी पब्लिक को दी गई थी, उसकी वजह से वो थोड़ा आश्वस्त फील कर रहे थे अपने आप को, और उसने मदद किया पूरा इस ओवरऑल जो पहले 15-20 दिनों का जो पैनिक था, उसमें ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई लोगों को। कोई ऐसा वक्त, ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि ये लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, जब बीवी बच्चों की चिंता सताने लगती है, ऐसा भी कोई वक्त जी बिल्कुल आया। और ये तब आया जब हमें ग्रुप्स में मैसेजेस आने लगे कि अगर आप जाना चाहते हैं तो हम चार्टर फ़्लाइट्स अरेंज कर रहे हैं, आप 10-20 फैमिलीज़ अगर एक साथ कर लें तो हम व्हीकल भी अरेंज कर देंगे, और आपको रातों रात अब हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि भाई मुझे तो मैं इतना थ्रेटन फील नहीं कर रहा हूँ, मगर अब तुम लोगों को अगर ज़्यादा उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ये ऑप्शन मौजूद है। तो ये जब आया तो कुछ लोगों को ख्याल आया कि शायद हमें निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद एयरपोर्ट्स पे हमले हो गए तो वो निकलना भी लगभग नामुमकिन हो गया। बहुत सारे लोग बाय रोड ओमान मस्कत एयरपोर्ट चले गए, चूँकि वहाँ से फ़्लाइट्स नॉर्मल चल रही थी। तो वो 5-6 घंटे की ड्राइव है जो बॉर्डर क्रॉस करके आप मस्कत चले आते हैं, बहुत सारे लोगों ने वो ऑप्शन लिया। तो अलग अलग लोगों ने अपनी इसके हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से और अपने पैनिक लेवल के हिसाब से डिसाइड किया क्या करना है, मगर ज़्यादातर लोग बने रहे। ज़्यादातर लोगों ने जो है, कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना कि भाई जब हमें अच्छे दिनों में इस मुल्क के साथ रहें तो हम बुरे दिनों में क्यों चले जाएं। तो वो भी था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई हमारा प्लान A, B, C, D सब दुबई ही है। मैंने पूछा क्या प्लान है, प्लान बी क्या है, तो उन्होंने कहा भाई A, B, C, D सब दुबई है, और दुबई का जो कब्रिस्तान है वो प्लान D है। तो हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, एक और इसमें चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगा वो ये कि इस वक्त ये भी खबरें आने लगी थी कि इंडिया में एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, लोगों को बड़े शहर से छोटे शहरों में भागना पड़ रहा है, बच्चे जो रह रहे हैं तो वहीं जाके क्या हाँ, तो वो जो कहते हैं कि हाँ वहाँ जाके क्या कर लेंगे, तो उससे अच्छा जहाँ हैं वहाँ कम से कम ये था कि एसेंशियल सप्लाईज़ की कोई कमी नहीं थी, खाना, दवा। कभी ऐसा लगा कि आपको, देखिए आप तो पत्रकार हैं, एक तो होता है सूचना आना, सूचना का एक चैनल होता है, फिर उसके बाद एक पत्रकार के नाते आप सूचनाओं में कुछ देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सूचनाओं में नहीं दिखती लेकिन जिसको आप देख सकते हैं। जी। तो कभी ऐसा लगा कि नहीं इसको अपने बच्चों से, वाइफ से नहीं शेयर करेंगे, हाँ, पैनिक नहीं बढ़े? बिल्कुल हुआ। लोगों को ये पता था कि मुझे और लोगों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा जानकारी है। मैं कुछ बहुत सीनियर अधिकारियों के टच में भी था, तो वो मुझे कुछ अपडेट देते थे, कभी मैं उन लोगों को अपडेट देता था, तो मैं सारी चीज़ें नहीं बताता था। तो लोग जो है मुझे या मेरी वाइफ को फ़ोन करके पूछते थे कि भाई और कुछ नई बात कह रहे हैं तो हाँ भाई तो बताएं। तो मैं ज़रा पैनिक सिचुएशन अवॉइड करने के लिए पत्रकार होने के नाते हाँ उसको थोड़ा सा फिल्टर करके बीच में मैंने ये ऑप्शन दिया लोगों को, क्योंकि फ्लाइट्स जा रही हैं, वो आपको मेन एयरपोर्ट से नहीं जाना होगा, वो रसल खेमा वगैरह में कहीं कुछ जगह से फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। अगर आपको किसी के साथ कोई मसला है, जाना चाहता है, किसी की बीमारी का मामला है या है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है मैं जानता हूँ उन्होंने उसे एक्सरसाइज नहीं किया, वो ज़्यादातर लोगों ने बने रहना पसंद किया, प्रेफर किया। तो उससे यही समझ में आया कि लोगों का भरोसा यूएई के सिस्टम में बरकरार रहा। अब ये इसका असर लॉन्ग टर्म बिजनेसेस पे और चीज़ों पे, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे क्या पड़ेगा, ये जाहिर है इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, आप बहुत कॉन्क्रीट तरीके से इसको नहीं असेस कर सकते। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि अच्छी खबर भी बिज़नेस क्लाइमेट के लिए अच्छी होती है, बुरी खबर भी बिज़नेस क्लाइमेट अब्जॉर्ब कर लेता है कुछ दिनों में। सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करती है वो होती है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी इस जंग में बहुत दिनों तक
इसका हिस्सा रही। ये हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये कितने दिनों चलेगी, बल्कि कुछ लोग बाद में तंग आ गए, ये भी कह रहे थे भाई जो करना है करके ख़त्म करो, ये जो है क्लैरिटी नहीं हो रही क्या होगा भाई, या तो एक दफ़ा वो हो जाए। तो वो ये इस तरफ इंडिकेट कर रही थी कि लोग परेशान होने लगे थे, हैरेस होने लगे थे। लेकिन ओवरऑल अथॉरिटीज़ ने मतलब 3-4 दिन या हफ्ता भर ऐसा हुआ कि कुछ प्राइसेस कुछ चीज़ों के बढ़ गए थे। अथॉरिटीज़ ने छठे सातवें दिन क्लैम्प डाउन किया, तो हमें ब्रेड और मिल्क और अंडा दूध जो जिस रेट पे मिल रहा था उसी रेट पे फिर से मिलना शुरू हो गया, जो हम लोग यहाँ नहीं कर पाए। यहाँ नहीं। नहीं, आप कई बार यहाँ भी अनसर्टेनिटी की जहाँ तक बात है, देखिए मैं बिजनेस जर्नलिस्ट, मुझे कई लोग बताते थे कि साहब वहाँ क्या हो रहा है, कैसे ख़त्म होगा। तो अनसर्टेनिटी का असर आपके ऊपर जितना था, देखिए मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड कंट्री में से एक हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा। बाकियों की तैयारी हमसे थोड़ी बेहतर थी वगैरह वगैरह, हम थोड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी हैं तो हमारी अपनी लिमिटेशन है, हम बड़ी कंट्री हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे ऊपर ज़्यादा फ़र्क था। दुबई में रहते हुए एक बार को आपको ऐसा लगा होगा कि साहब ऐसा है कि जिस दिन पत्रकार गौण पर गया और इंसान हावी हो गया कि साहब ऐसा है, बहुत जिस दिन दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। जी हाँ, ये तो हुआ, ये कई दफ़ा हुआ, पूरे जंग के दौरान कई दफ़ा हुआ। स्पेशली तब हुआ जब इस तरह की खबर आने लगी कि अब हम डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करेंगे यूएई के, अगर और अटैक्स हुए तो हम एक दिन जो यूएई का न्यूक्लियर प्लांट है उसके पास भी अटैक हुआ, तो लगा कि ये फ्लेयर अप बहुत मेजर हो सकता है और फिर ये काबू से बाहर हो जाएगी चीज़। जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है, हमें ज़ाहिर है तेल की कीमतें चूँकि महीने में एक दफ़ा रिव्यू होती हैं, वैसे भी तो लोकल तेल की कीमतें बढ़ गई थी, मगर उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा 10-20%, 30% तो वो था। लेकिन ये समझ में आ रहा था कि अब टैंकर्स का फ़्लो किस तरह का होगा, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा था कि ये एनर्जी वाली जो क्राइसिस है ये 3 से 6 महीने के स्केल की तो है ही, कम से कम उससे कम में ये जाने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों से इतना इम्पैक्टेड नहीं थे, मगर जब अटैक्स में ये हो रहा था कि अब एस्केलेट हो सकता है मामला, इस पे हो, क्योंकि वहाँ ट्रम्प साहब बार बार ये कह रहे थे कि अब हम अगला स्टेप पे हम सारे ब्रिजेस को उड़ा देंगे और चीज़ों के ऊपर हमला करेंगे, और उसके जवाब में जो आईआरजीसी का वक्तव्य आता था वो ये आता था कि अब वो ये करेंगे तो हम ये करेंगे, और उन्होंने किया भी। चूँकि अब एक पूरा गल्फ़ का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर 60-70 सालों से बना हुआ था, जिसमें बेसिकली अमेरिकन जो बेसिस थे वो गल्फ़ को सेफगार्ड करने के लिए थे, वो आप 15 दिन 20 दिन के अंदर अगर ध्वस्त हो जाए तो आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा चेंज आ गया था। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं सिवाय इसके कि वो अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बीच में रहें। तो वो एक ग्लोबल क्राइसिस थी जो वहाँ लोकल मैनिफेस्ट हो रही थी। तो इस तरह की तो जूझ रहा था वहाँ का इंसान ये दोनों चीज़ों में, कि हम लोकली हमें सफ़र करना पड़ रहा है इसकी वजह से, एंड ग्लोबली ऑफ कोर्स इट्स क्रिएटिंग अ क्राइसिस। तो ये पसोपेश चलता रहा, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और पहली सीज़ इस बीच में झूठ बोला अपने कई अपनों से, दोस्त से, वाइफ से, बच्चे से कि परेशान नहीं हो। हाँ, नहीं बिल्कुल बोला मैंने कहा कोई ऐसी बात होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग हमारे घर आ जाएं, हम बैठेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, इंतज़ार करेंगे, या फिर हम ऐसा करते हैं कि फ़लानी जगह ज़्यादा सेफ़ है, वहाँ चले चलते हैं, वहाँ का वक्त का इंतज़ार करेंगे। तो कुछ तो किया, मगर बहुत ज़्यादा फ़िल्टर नहीं करना पड़ा, टू बी ऑनेस्ट विद यू। और मुझे लगा कि अब ज़ाहिर हैं तो उसमें हम सब साथ हैं, इकट्ठे हैं। और अब शारजा में कंपैरेटिवली कम, अब दुबई के जो दोस्तों से, अबू धाबी के दोस्तों से बात करें तो पहले वो कह रहे थे कि भाई अबू धाबी टारगेट ज़्यादा होगा, आप हमारे यहाँ चले आए दुबई। मालूम हुआ अगले 3-4 दिनों में दुबई ज़्यादा टारगेट कौन हुए? दुबई ज़्यादा टारगेट हुआ जी। उसकी वजह ये थी कि अगेन रिपोर्ट्स जो कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं, कि जो मिलिट्री पर्सनल थे इनमें आपके जो पोर्ट्स वो थे, आपके सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो थे, वो उठा करके उन्होंने होटल में शिफ्ट करने शुरू किए। और चूंकि इन्फॉर्मेशन थी कि वो होटल में शिफ्ट, तो कुछ होटल्स को भी टारगेट किया गया। तो जब होटल्स टारगेट हुए तो ऑटोमेटिकली सिविलियंस के करीब डेटरेंट का काम किया। हाँ, प्लस वो सिविलियंस के करीब से करीब आते जा रहे हैं ना, वरना अगर आप पोर्ट पे कोई हमला हो रहा है तो आम आदमी को पता भी नहीं चलता। जी। तो हम उस रास्ते से गुजरते तो हमें समझ में आता था कि शायद यहाँ कुछ हुआ है, मगर
और उसके अलावा इंटरनेशनल ख़बरें, ये जो वो ट्रम्प लेवल के जो बयान और उसके जवाब में IRGC के जो बयान होते थे, उससे ज़्यादा नर्वसनेस होती थी रादर देन व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। सबसे ज़्यादा विचलित किस दिन हो गए थे आप? वही जिस दिन बता दिया गया था कि अब हम डीसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला करेंगे। अगर हमारे हमारे ब्रिजेस उड़ाए गए तो हम डीसैलिनेशन प्लांट पे। अब डीसैलिनेशन प्लांट ऐसी चीज़ है जो समझिए 95% वाटर सप्लाई जो है वो डीसैलिनेशन प्लांट से जनरेट होती है, आम लोगों तक पहुंचती है। तो बिना पानी के आप कितने घंटे रह सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो हुआ नहीं थैंकफुली, तो इसलिए वो एक सेविंग ग्रेस रहा। मगर वो वक्त ऐसा था कि हमें लगा कि अब क्या क्या मतलब आप समुद्र का पानी भी नहीं पी सकते हैं और आप जहाँ जाएंगे वहाँ भी वही मसला होगा। तो वो उस वक्त ये सोचने पे मजबूर हुए हम सब लोग कि हो सकता है शायद हमें कोई एक्सोडस वाली सिचुएशन आए। लेकिन ये जानते थे कि इंडिया के जितने लोग वहाँ पे हैं, ये पॉसिबल तो नहीं है कि 10-20 फ्लाइट्स आएँ और उन सबको उठा के ले जाएँ। 1 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ पे लगभग। तो इतने लोगों को ट्रांसपोर्ट करके कहीं ले जाना वाज नॉट अ जोक। तो ये तो होने वाला था नहीं। और ज़्यादातर लोग इस बात पे आमादा हो गए थे कि जो होना है ये हम तो यहीं रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना है। तो वो एक तरह से सही भी साबित हुई उनकी लॉन्ग टर्म वो। मगर ये कि अब ये अरबी ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। और इसमें अलग लोगों को अलग अलग तरह से सोचने की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टर्स को अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा और आम लोगों को, अब जिनकी जॉब्स हैं फॉर इंस्टेंस, जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी जब तक नौकरी है तब तक वो रहेंगे। ऐसा कोई सच है जो आप वहाँ थे आप जानते हैं, जो हिंदुस्तानी वहाँ थे वो जानते हैं और भारत के लोग नहीं जानते हैं क्योंकि हिंदुस्तानी अखबारों में उसकी कवरेज नहीं हुई, हमने जानने की कोशिश नहीं की, भारत में बैठे लोग उसको नहीं जानते हैं, जिसको सब आप ही जानते होंगे? नहीं, वो सच तो मैं ऐसे एक किस्सा, हाँ, कई किस्से ऐसे मोमेंट्स। हाँ, कई किस्से जो हैं वो इससे किस्से फिर वही कहूँगा मैं, उनको सच इसलिए नहीं कहूँगा कि वो वेरीफाइड नहीं है, एटलीस्ट इंडिविजुअली वेरीफाइड नहीं है। कि जो है जब ये फेज़ जब आया और ऐसा लगने लगा गल्फ़ कंट्रीज़ को हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम ईरान को ऑन बोर्ड लें या उनसे, तो बहुत सारी ट्रैक टू की डिप्लोमेसी चल रही थी। जहाँ चल रही थी। तो उसमें ये रिपोर्ट्स आई कि बहुत सारे बैग्स ऑफ कैश भी भेजे गए हैं, इतने बिलियन डॉलर्स और वो किए गए हैं ताकि भाई हमें रहने दो। इस तरह के कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ ने ये किया। अब अगेन ये ख़बरें हैं और उसका वेरिफिकेशन जो है वो जब तक टॉप लेवल से नहीं हो उन पे 100% गारंटी के साथ कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन ये ख़बरें तो आई बहुत सारी। उसके अलावा था बहुत कि जैसे अब UAE के अच्छे रिलेशंस हैं इजराइल से, तो इजराइल के बहुत सारे लोग फंसे हुए थे UAE में, तो UAE ने उनको ले जाने में मदद की। ये खबरें जनरली आई नहीं, बाद में आई, लेकिन उस दौरान नहीं आई। ये हमें पता था कि ये हो रहा है। और भी लोगों का था, कुछ इवन अमेरिकन सीनियर ऑफिशियल्स जो थे वो बहरीन में स्टक हो गए थे और वो बहरीन से नहीं निकल पा रहे थे। तो उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप किसी तरह अबू धाबी या मस्कत पहुँचे, हम वहाँ से एयरलिफ्ट करेंगे। तो वो वाली जो मैन्यूवर्स चल रही थी ये आम पब्लिक में रिपोर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन हमें पता चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है। कुछ सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, कुछ कैनेडियन ऑफिशियल से बात हुई, उनके भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स फंसे हुए थे। तो ये सब हो रहा था, बहुत बहुत रैपिड एक्टिविटीज़ हो रही थी, मगर सब कुछ सरफेस के नीचे था जनरली। और आम पब्लिक को सिर्फ ये बताया जा रहा था कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो एक तरह से सही रणनीति नज़र भी आई है। इसलिए अगर आप आम आदमी को आप पैनिक मोड में ला देंगे तो फिर वो अथॉरिटीज़ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी कम हो जाती है ना उसमें। हाँ, और फिर वो लोग रैशनली बिहेव नहीं करते, वो एकदम से कहीं भागने लगते हैं, ये करने लगते हैं, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। किस बात से सबसे ज़्यादा डर और जूझते रहे आप लोग? अफवाहों से, अनिश्चितता से, या लड़ाई पर से? लड़ाई पर से, जैसा मैंने कहा, कोई भी स्टेज में ऐसा नहीं लगा कि अगला बम हमारे बिल्डिंग पे आके लग सकता है। ज़ाहिर है जंग में कुछ भी हो सकता है। यही मैंने लोगों को, मैं इंडिया में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जो बात कर रहा था, तो उनको मैं यही कहता था कि भाई ये हमारी तरफ टारगेटेड नहीं है, मगर ज़ाहिर है जंग है, जंग में कुछ भी हो सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वो वाली सिचुएशन थी। लेकिन अनसर्टेनिटी ने थोड़ा सा जो लोगों को, स्पेशली जो लोग, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो मेजर प्लान लॉन्च करना चाह रहे थे। ये बहुत पीक टूरिज्म सीज़न था UAE के लिए, फरवरी मार्च में काफ़ी लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। अब मैं अभी कोई 15-20 दिन पहले फुजैरा, जो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टाउन है, वहाँ चला गया था वीकेंड पे।
तो वहाँ के जो होटल के स्टाफ से जो ज़्यादातर इंडियंस थे उनसे पूछ रहा था मैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तो पूरे हफ्ता हमें ड्यूटी नहीं करते और सिर्फ वीकेंड पे जब कुछ लोग आते हैं तो हमें बुलाया जाता है, तो हमें पैसे भी इतने मिल रहे हैं। तो वो जाहिर है उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिस वक्त उनके मैक्सिमम आमदनी करने के दिन थे उसी ज़माने में वो बिल्कुल बेकार बैठे रहे। तो ये नुकसान हुआ लोगों को, बहुत बड़ी तादाद में हुआ। और जिन लोगों ने सोचा हुआ था कि हम घर, बहुत सारे लोगों ने घरों में बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ के लोकल वीज़ा, गोल्डन वीज़ा सिस्टम और ये चीज़ें जो 6 महीने, साल भर, 2 साल से काफ़ी मोमेंटम पकड़ रही थी। तो अब जिन लोगों ने महीना भर पहले मिलियंस लगा दिए घर ख़रीदने में, तो जाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था कि भाई ये पैसे रिकवर हो पाएंगे या नहीं। उसमें बहुत सारी डिस्ट्रेस सेल भी हुई। अब अभी जो लोग बैग्स ऑफ प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरे हुए हैं, जाहिर है अभी, लेकिन अभी 20-25% ही गिरे हैं। और इट्स गुड टाइम टू बाई। अगर कोई आप कैश बैग लेकर के बैठे हुए हैं और आपको कोई डिस्ट्रेस सेलर मिल गया जो बेच के भागना चाह रहा है, तो आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी। तो दोनों है ना, एक क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो अभी हम जैसे लोगों के लिए आने का सही वक्त है, बिल्कुल बेहतरीन वक्त है आपके लिए। एक पत्रकार के तौर पे आप काम करते रहे वहाँ पे? बिल्कुल काम करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम बाहर भी जाते रहे, लोगों से मिलते रहे, जहाँ से न्यूज़ हमें इकट्ठा करना था वहाँ वो करते रहे। फ़ोन पे हर आदमी मौजूद था, ट्रैवल करते रहे। कहीं कोई आपको फैक्ट चेक के लिए कहीं जाना है, किसी हॉस्पिटल में देखना है, वो कर सकते थे हम आराम से। मालूम हुआ कि यहाँ अब अबू धाबी में फ़लानी जगह ये हुआ है, उसके लोग इस हॉस्पिटल में आए हैं, आप जा सकते थे वहाँ। अब वो कितना रिपोर्ट कर सकते थे और कितना ये वो चूँकि लेट नाइट्स जनरली ये हो रहे थे, आप जब तक वहाँ पहुँचे जब आप घर से निकलते होंगे तो पत्नी बच्चे चिंतित रहते थे? हाँ, वो थोड़ा होते थे, कितनी देर में आ जाएंगे ये ज़रूर पूछते थे। मगर वो मैं बिल्कुल ऐसे टाइम पे निकलता था जब सायरन ख़त्म हुआ तो फ़ौरन निकल जाएं आप, सबसे अच्छा वक्त वो होता था। फिर आपके पास घंटा 2 घंटा यूजुअली इतना वक्त लगता है। दूसरा ये कि वो ट्रेजेक्ट्री से समझ में आ जाता है कि अगर एक ड्रोन चला है तो उसे आने में इतना वक्त लगेगा, तो अगर सायरन बजा है तो आपको फिर भी 5-7-10 मिनट है कि आप किसी सेफ जगह पे चले जाएं। तो अगर आप बाहर में, कई दफ़ा हमने आसमान में देखा कि वो इंटरसेप्शन हो रहा है, अब उसकी डबरी भी गिर रही है, लेकिन आप सेफ रहें तो वो रहा। तो इस तरह से करीब से तो एक्शन देखा ज़रूर, मगर ये नहीं लगा कि बस ये आज आखिरी दिन हमारी ज़िंदगी का होगा, ऐसी फीलिंग नहीं आई थैंकफुली। आपकी डायरी का मान लीजिए एक पन्ना हो उस दौर की डायरी का, उस पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? आप तो वैसे ही लेखक हैं जी। हाँ, डायरी में मेरे ख्याल से ये लिखूँगा मैं कि क्या है वो बड़ा अच्छा शेर है, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। तो दुनिया का वो रूप जो आप उम्मीद करते हैं और कि ना ही देखे, वो रूप देखने को मिला। और लेकिन जाहिर है उसमें अच्छे लोगों की पता चल गया कि आपके दोस्त कौन हैं, जो लोग फ़ोन करके आपकी खैरियत पूछ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग जिन्हें हम बहुत सालों से, जिनसे कोई राब्ता नहीं हुआ था, वो खैरियत पूछ रहे थे। आपसे हमारा भी आपका भी मैसेज आया था। जी मुझे याद है। तो ऐसे बहुत लोगों ने पूछा खैरियत, तो मैं लगा चले हमें भी लोग याद करते हैं। उसके अलावा लोकली एक बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग सी भी हो गई थी। तो लोग एक दूसरे का ख्याल, कुछ लोग जैसे अबू धाबी में कॉर्निश है, कॉर्निश पे जो है अक्रॉस द कॉर्निश ऐसा लगता है बिल्कुल सामने ईरान है। तो वहाँ बहुत सारे लोग जो रहते थे, तो उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया कि भाई आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं, जस्ट इन केस। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन उस तरह के लोग, उस तरह तो कम्युनिटी में जो एक बुरे वक्त में एक दूसरे को साथ देने की जो फीलिंग आ जाती है वो आई, विच वॉज नाइस टू सी। जब लड़ाई का पीक था शाहिद भाई, मैं 4 शब्द बोलूँगा आपसे, जब लड़ाई का पीक था, तो इसमें से आप चुनाव करिएगा इन शब्दों का: डर, इंतज़ार, उम्मीद, बेचैनी, घुटन, भाग जाने की जल्दी। नहीं, बेचैनी और उम्मीद, इसके बीच रहे लोग। बेचैनी रही कि क्या होगा, कैसे होगा, कब ख़त्म होगा, कहाँ जाएंगे हम। और जाहिर है, और हमारे जैसे लोग जो काफ़ी सालों से हैं, हम बल्कि हम खूब मजाक करते थे उन लोगों से जो 6 महीने पहले आए थे, 3 महीने पहले आए थे। हम उनसे कहते थे बताओ, हम तो इतने सालों से यहाँ आए, कभी कुछ नहीं हुआ, तुमने 3 महीने में ये हशर कर दिया हमारे मुल्क का। तो इस किस्म का मजाक भी चल रहा था। तो बेचैनी, लेकिन उम्मीद थी कि ठीक हो जाएगा।
मैं लोकल लोगों से बहुत बात कर रहा था, इमारातियों से, अपने डिपार्टमेंट के एचआर के लोगों से या और लोगों से। मैं एक दो दोस्तों से मिला भी, तो मैंने जब कहा कि पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ फैमिली को लेकर के, तो उस बेचारे का चेहरा बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई तुम छोड़ के, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में बाहर के लोग रहते हैं और लोकल लोग जो है वो एक तरह से एम्पावर्ड फील करते हैं कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं जो इतने सालों से हमारे अपना अपना मुल्क समझ के रहते हैं। ये बहुत यूनिक चीज़ है कि आप 80-90% पॉपुलेशन को बाहर से आके सेटल होने दें और उनके साथ पूरा एक ग्रोथ स्टोरी शेयर करें। तो ये मैं अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ मानता हूँ जो है वहाँ पे। तो ये वो बॉन्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। कोई एक अनुभव, एक ऐसी घटना जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं उन दिनों, उसी बेचैनी के, परिवार से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड, एक पूरा कम्युनिटी से रिलेटेड? जी, एक मैसेज मैंने ट्वीट पढ़ा कि दुबई और अबू धाबी के लोग शहर छोड़ दें, ऐसा कोई ट्वीट था जो कोई बहुत रिलायबल नहीं था। हाँ, रिलायबल सोर्स से नहीं था। तो वो मैंने ट्वीट शेयर किया, समवन आई नो जो बहुत सीनियर पोजीशन पे है, तो मैंने उसको शेयर किया। तो उसने बोला गिव मी 10 मिनट्स। तो वो 10 मिनट ज़रा बेचैनी के गुजरे, लेकिन 10 मिनट बाद उसने कॉल किया कि नो प्लीज़ इग्नोर, डोंट वरी, इट्स फाइन, there is nothing of that sort। लेकिन अब जाहिर है वो तो अपनी बात बता रहा था कि यूएई में हम प्रिपेयर्ड हैं या ये हैं। अब दुश्मन किस तरह से हमला कर रहा है या क्या हो सकता है। अब जाहिर है जंग में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी होते हैं, कहीं का मिसाइल कहीं और जाके लग जाता है, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं कर सकता है आपको। तो वो वाली अनसर्टेनिटी रही, और लेकिन उम्मीद रही कि हालात ठीक हो जाएंगे, फाइनली ठीक हो जाएंगे। अब ठीक हो गए हालात। अभी जब हम आए तो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एयरपोर्ट पे तो इतनी भीड़ थी कि हमें 4 घंटे पहले आना पड़ा चेक इन करने के लिए। तो वो हालात उस तरह से बिल्कुल ठीक हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड, सब लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगले 6 महीने में कौन बिज़नेस कितना इन्वेस्ट करेगा, किस तरह के डील्स होंगी, ये वक्त बताएगा, और इसमें थोड़ा सा वो लगेगा क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, 2 चीज़ें आपसे पूछने का मेरा इरादा कर रहा है। एक तो नंबर 1 कि दुबई गेहूं के साथ घुन की तरह पिसा, जी, हाँ या ना? पिसा, मगर ये भी था कि ये अंडरस्टूड था, ये कोई पहली बार नहीं था। ईरान ने बहुत पहले से क्लियर किया हुआ था, चूंकि बेसेस हैं, आर्मी बेसेस हैं, और उस बेस से अगर ईरान पे अटैक होता तो उनके लॉजिक से वो लेजिटिमेट टारगेट बनते थे। तो पिसा, अब दुबई, अब ये तो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। शुरू के 2 महीने तो ये किसी ने एडमिट भी नहीं किया कि यूएई के सॉइल से भी अटैक्स हुए, बाद में आई कि रिपोर्ट्स के हुए। तो घुन की तरह से पिसने की बात तो दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन ये कि बिल्कुल बिला वजह निशाना बना, ऐसा भी नहीं है। तो आप अगर दोनों पहलू को देखेंगे तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा, दुबई में अब इस लड़ाई के बाद दुबई बिल्कुल बदला हुआ रहेगा? आपको लगता है क्या दुबई में क्या बदल जाएगा? दुबई विल बिहेव डिफरेंटली? आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू बिहेव द सेम वे, मगर लोग हेजिंग करेंगे। मतलब अब उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो और बैक कर रहा है, वो और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। उसने कोई ऐसा साइन नहीं दिखाया कि अब हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए, थोड़ा कम खरीदना चाहिए। अभी भी जो है वो हाई राइजेज़ और सड़कें और ये, और मतलब वो और दूसरे लेवल पे ले जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई है। तो जाहिर, और दुबई का मॉडल यही रहा है, बिल्ड एंड दे विल कम। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी तबाही हुई है क्या? बहुत नहीं, एक्सटेंसिव तो नहीं, बस वो देख के आंखों के सामने लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा किसी, अरे इस बिल्डिंग पे मतलब आपको कोई अगर डैमेज ढूंढना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आप उसके 100 मीटर करीब पहुंचेंगे तब आपको शायद समझ में आए, वरना समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, मतलब सीरिया जैसी हालत नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं। सीरिया से तो बहुत मुख्तलिफ है उस हिसाब से। तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंटैक्ट एब्सोल्युटली। एयरपोर्ट्स और जो ज़्यादा पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ हैं, उसमें पोर्ट ऑफ एंट्रीज अगेन वी डोंट नो अबाउट द सी पोर्ट्स, मगर एयरपोर्ट से लोग मूव कर रहे हैं। तादाद अब फ्लाइट्स उतनी ऑपरेट हो रही हैं, ऑलमोस्ट थोड़ी कम हुई होगी, मगर ठीक ठाक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। कुछ कंट्रीज़ ने जो बंद किया हुआ था अपनी ऑपरेशंस, उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये वाकई डील हो जाती है तो 3 महीने, विदिन 3 months बिल्कुल इट विल बी बैक टू नॉर्मल, विल बी रिस्टोर्ड। बिल्कुल, मगर ये कि ऐसी कोई चीज़ फिर ना होगी, नहीं होगी, इसकी गारंटी जो है वो जाहिर है। अच्छा, जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से शाहिद भाई, जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, जियो इकोनॉमिक्स के लिहाज से, सबसे पहले बताइए कि दुबई कितना बदला हुआ रहेगा अब, और दूसरा ही बताएगा कि वेस्ट एशिया में
मिडल ईस्ट कितना बदला हुआ रहेगा, खासकर जो जीसीसीज की कंट्रीज हैं? जी बहुत ज़्यादा, अब बदलाव जियो पॉलिटिक्स में ज़्यादा बदलाव है, जियो इकोनॉमिक्स में थोड़ा स्लो होगा। उसकी वजह यह है कि वो एक रीअलाइनमेंट होगा कि हम अमेरिका के ऊपर जितना रिलाई करते थे एज सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन, वो दुरुस्त है या नहीं है। वो जब वक्त आया तो वो हमें प्रोटेक्ट नहीं, सेफगार्ड नहीं कर सके, तो वो हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसकी थोड़ी सी रीबैलेंसिंग होगी। ये रियलाइजेशन कि ईरान इज़ आवर नेबर और हमारे ट्रेडिशनल रिलेशंस भी रहे हैं, ठीक है, अगर एक किसी इशू पे वो भी है तो उनके साथ हम कैसे कोएग्जिस्ट कर सकें, इस जिसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है वो होगा। तो जियो पॉलिटिक्स वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है, और ये हो रहा था जंग से पहले, जब से 2023 में सऊदी और ईरान का डील चाइना ने ब्रोकर कराया था। सारी कंट्रीज़ जो हैं वो धीरे धीरे अपने वो बढ़ा रही थी, अपने डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस बढ़ा रही थी, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। इस जंग ने उसको बिल्कुल उलट पलट करके रख दिया है, और अब जो है वो हर पार्टी को ये अपने आप को रीअलाइन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मगर अब जैसे दुबई एज अ री एक्सपोर्ट हब है, अब चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो दुबई के एक पोर्ट पे आ जाएं, वहाँ से बाई सी अफ्रीका चले जाते हैं, बाई रोड बाकी जीसीसी कंट्रीज़ चले जाते हैं, बाई एयर यूरोप चले जाते हैं। तो वो जो री एक्सपोर्ट का एक सिस्टम बना हुआ है वो जैसे था वैसे ही है। उसमें ज़ाहिर है बीच में थोड़ी सी रुकावट आई, और ज़ाहिर है इंश्योरेंस कॉस्ट और अदर कॉस्ट बढ़ गया काफ़ी, और अल्टरनेट्स लोग देखने लगे। किसको ज़्यादा डैमेज हुआ है? दुबई को? बहरीन सबसे ज़्यादा बहरीन अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में कुछ जगहों पे ऑयल इंस्टॉलेशंस पे वहाँ हुए, और बाद में कुछ हुती अटैक, सब कल परसों भी एक हुती अटैक हुआ है, तो वो एक डिफरेंट डायनामिक है। तो सऊदी अरेबिया को कैपेसिटी भी है एब्जॉर्ब करने की, मगर एक दो जो उनके मेजर ऑयल इंस्टॉलेशन पे हुआ उसने नुकसान पहुँचाया। कतर को कुछ दिनों तक बहुत सीवियरली टारगेट किया गया था, फिर बाद में वो रुक गया, तो कतर भी वहीं वो हुआ। कुछ इराक को भी नुकसान हुआ। तो डिपेंडिंग, वो ईरान तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि हमारे पर कहाँ से हमला हो रहा है, जहाँ से हमला हो रहा है मैं वहाँ जवाब दूंगा। अब इसमें ये बैठ के मिलिट्री एनालिस्ट इसको तो कर सकते हैं, उसमें घुन भी पिस रहे थे, उसमें घुन भी पिस रहे थे। अब जाहिर है उसमें फिर आप असेसमेंट करें कि ये वाकई जस्टिफाइड था नहीं था। जंग है, जंग में तो आप 100% एक्यूरेट तो कोई चीज़ होती नहीं है। ये बताइए, अभी 2-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था मोहम्मद बिन सलमान का एक स्टेटमेंट, जब वो कह रहे हैं कि हमें डिफेंस और मिलिटरीली हमें रीअलाइनमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनके हवाले से खबर थी जी, जिसमें रीएडजस्टमेंट होना है, जिसमें डिपेंडेंसी अमेरिका की तरफ से घटाई जा सकती है, हम अपनी हैसियत बढ़ा सकते हैं, हम अपना वेयरविथॉल बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप वहाँ की पॉलिटिक्स में? ये इम्पोर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। जो 2-3 चीज़ें हो रही थी, एक तो गल्फ़ की कंट्रीज़ में यूएई और सऊदी अरेबिया स्पेशली ये बहुत हेवी एआई डेटा सेंटर इन चीज़ों के ऊपर हो रहा था। फिर इन कंट्रीज़ ने कमिट किया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प 2 के ज़माने में, कि हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएस में भी करेंगे। तो वो डायनामिक जो है वो काफ़ी डेवलप हो गई थी, तो वो भी नुकसान हुआ एक तरह से। तो गल्फ़ के लिए तो कुछ भी फ़ायदे की चीज़ नहीं हुई। वो अपने पड़ोसी से लड़ भी पड़ा, और बाहर से वो भी आए। इजराइल का जो रोल था कि अब्राहम अकॉर्ड वाज अ बिग ब्रेक थ्रू इन द गल्फ रीजन, तो वो लग रहा था कि अब अगर ऐसे ही चलेगा मोमेंटम तो सऊदी भी ज्वाइन कर लेंगे अब्राहम अकॉर्ड और लोग, मगर इस जंग से उसको भी नुकसान पहुंचा। तो फ़ायदा किसका हुआ है ये बात कोई बड़ा मुश्किल है बता रहे कि किसे फ़ायदा हुआ इस जंग का। फ़ायदा ईरान को फ़ायदा हुआ है। कल परसों मेडवेडेव जब वो खामेनेई के फ्यूनरल में अटेंड करके वापस जा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, ईरान को न्यूक्लियर से बड़ा वेपन मिल गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब आप उसको अगर एसेस करें तो आपको समझ में आएगा कि वो इट हैज बिकम अ बिग लेवरेज, और इट हैज लेवरेज ऑन बाब अल मंदब, जो एक दूसरा वाटरवे है, तो जहां होती एक्टिव हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब जो है आपने एक कंट्री जो ऑन द डिफेंसिव था, पिछले 3-4 सालों में ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा था। वो बहुत सारे लोग, उनके बड़े जनरल्स मारे गए थे, इजराइल ने टारगेटेड असैसिनेशंस किए थे। जो हिजबुल्ला लेबनान में है, इनका प्रॉक्सी, उसे काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया था इजराइल ने। तो ईरान वाज ऑन द बैक फुट। तो शायद ये कैलकुलेशन में था कि ईरान अब इतने डिफेंसिव मोड में है कि इनको नॉकआउट पंच दिया जा सकता है। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। ईरान जान पे आ गया था, बिल्कुल उस पे आ गया था। वो फारसी की एक कहावत है, तंग आमद बजंग आमद,
कि जब इंसान तंग हो जाता है तो जंग पे आ जाता है, और यहाँ तो जंग थोप दी गई थी, तो उनके पास कोई चांस नहीं था, जो चॉइस नहीं थी। तो उन्होंने जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और कैपेसिटी को बहुत हेविली अंडररेट किया गया। वो बस ये कि बस इनके आयतुल्ला को ख़त्म कर दो तो पूरा स्ट्रक्चर ढह जाएगा, वो इराक समझ रहे थे। कैलकुलेशन खत्म हो गया। मतलब सिंबॉलिक रूप से देखिए, मतलब ऐसे तो बड़ा नापना बड़ा मुश्किल है कि जो आपने कहा कि किसकी जीत हुई है समझ में नहीं आ रहा है, पर सिंबॉलिक विन अगर आप देखेंगे, एक विक्ट्री देखेंगे थोड़ी बहुत, तो वो ईरान का ही समझ में आता है। इस लड़ाई के बाद अमेरिका की हैसियत, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इवन अदरवाइज चर्चाओं में रहने वाला अमेरिका की हैसियत को जीसीसी कंट्रीज़ सवाल की निगाहों से देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, और शायद देखना भी चाहिए, इसलिए कि उनके लिए बिल्कुल 2 and 2 बहुत सिंपल इक्वेशन है कि आपने हमारे लैंड पे वो बनाया हुआ है हमें सिक्योर करने के लिए, इतने सालों का पुराना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वो हमें सिक्योर नहीं कर पाया। अब फॉर वॉट एवर रीजंस ये और कहते रहे जंग, गल्फ तो शुरू से कह रहा था कि हमें जंग नहीं चाहिए। अब वो इंटरनली अगर कुछ और बात कह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन स्टेटेड पोजीशन गल्फ की यही थी कि हम जंग नहीं करना चाहते ईरान से, वी आर कंसर्न अबाउट ईरान एक्टिविटीज़, बट हम जंग नहीं करना चाहते। वो जंग आ गई, तो अब आ गई तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया या नहीं लिया गया, पहला बुनियादी सवाल ये बनता है। अभी भी जब गल्फ कंट्रीज़ कुछ हद तक ये कह रही हैं कि ये भी जो डील हो रही है इसमें भी गल्फ कंट्रीज़ को नहीं लिया जा रहा। जब 2015 में ओबामा के ज़माने में JCPOA ईरान के साथ साइन हुई थी, तो उस वक्त भी गल्फ कंट्रीज़ का की ये डिमांड थी कि हमें टेबल पे होना चाहिए, मगर वो टेबल पे नहीं लाए गए। तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हम इतने मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हमारा एक अपना, जस्ट बिकॉज वी लैक अ सिक्योरिटी। इसमें फिर उसको आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अगर देखें तो चूँकि चाइना इज़ नॉट विलिंग टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला द वे अमेरिकन्स हैव प्रोवाइडेड। अब वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा चाइना या नहीं होगा, लेकिन ये तो है कि चूँकि अल्टरनेटिव नहीं कोई गल्फ के पास सिवाय इसके कि अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहें। अब वो अम्ब्रेला नहीं रहा तो अब क्या सूरत हाल होगी, ये गल्फ कंट्रीज में बहुत रीथिंकिंग ऑलरेडी हो रही है। शायद भाई अलाइनमेंट कैसे बदलेगा? अब आइए जरा जियो पॉलिटिक्स पे आइए, अलाइनमेंट कैसे बदलेगा मेरे ख्याल से? एक तो देखिए, यूएई और सऊदी अरबिया एक दूसरे को बहुत पसंद नहीं करते, उसमें इकोनॉमिक्स जो आपने रीजन बताया, रिलीजन के हिसाब से भी पूरा रीजन एक जैसा है, फिर भी इतनी विविधताएं हैं, इतने विरोधाभास हैं वहाँ पे। कैसे अलाइनमेंट कैसे बदलेगा वहाँ पे? दो थियरीज हैं इसमें। एक थियरी तो ये है कि कतर, अब इसमें पाकिस्तान आ जाता है जो हम इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर नज़र रखना। वो ये है कि कतर, टर्की और इजिप्ट वो पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑलरेडी पाकिस्तान का सऊदी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। अब ये फॉर्मिडेबल अगर ये बन जाता है तो वो बहुत मेजर हेवी वेट हो जाएगा। फिर बचा यूएई, कतर, यूएई, बहरीन, जो यूएई अभी फ़िलहाल इज़राइल के साथ है, और इंडिया, यूएई, इज़राइल एक मेजर एक्सेस है। मिलिटरीली वो इतना स्ट्रांग हो या ना हो, या मिलिट्री कमिटमेंट पे आते हैं या नहीं आते हैं, मगर एटलीस्ट इकोनॉमिक टर्म्स में ये आईमेक वगैरह का जो सारा मूवमेंट हुआ वो इसी को लेकर के हुआ। तो वो ये दो फॉर्मेशंस हो रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी असेसमेंट, रीअसेसमेंट, सबके कॉस्ट्स एंड बेनिफिट एनालिसिस करते रहेंगी सारी कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचेंगी, और थोड़ा थोड़ा हेज हर तरफ रखेंगी। चाइना का क्या फ़ायदा हुआ? चाइना का फ़ायदा, उसका बहुत इन्वेस्टमेंट है ईरान में। इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो तो उसने, लेकिन ये कि चाइना ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसे ये फ़ायदा होता है कि उनके मिसाइल टेस्ट हो जाते हैं और उन्हें बिना जंग में गए हुए तो ये उन्होंने पाकिस्तान में भी किया, हो सकता है ईरान में भी किया हो, ये अगेन मिलिट्री एनालिस्ट बताएंगे कि ये बात कितनी दुरुस्त है। तो लेकिन ये कि चाइना अगर फंक्शनिंग वो मार्केट चलता रहे, चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी का मेंटेन रहे, तो चाइना का फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब वो जो कॉस्ट ऑफ वॉर जो अमेरिका ने वो किया, और आई थिंक ओवरऑल अगर एक फार्मूला बन जाता है ऐसा जिसमें ईरान का एनर्जी कम्स ऑन स्ट्रीम, तो चाइना विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। तो वो भी भारत को कहाँ देखते हैं आप इस लड़ाई में? लूज़र, विनर, न्यूट्रल?
हाँ, जैसा पहले थे वैसा है, हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ है बड़ा वगैरह। मुश्किल है कहना, मतलब लूजर तो मैं नहीं कहूँगा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, मगर न्यूट्रल रहने की कोशिश की। मतलब इट वाज नॉट ग्रेट ऑप्टिक्स के जंग के एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इज इन तेल अवीव और दूसरे दिन जब हमला हो गया, तो जाहिर है उससे तो यही समझ में आया कि इंडिया इज टोटली ऑन द इजरायली साइड। मगर जाहिर है ईरान से रिलेशंस रहे, तो वो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल बाद में हुआ। नाउ थिंग्स आर लुकिंग मोर लेफ्ट ऑफ सेंटर और in the center rather than just towards that alignment. मगर वो इकोनॉमिक जो अलाइनमेंट है वो इंडिया यूएई इजराइल इकोनॉमिक अलाइनमेंट जो है वो काफ़ी फॉर्मेडेबल है, और अब इसमें ब्रह्मोस वगैरह की डील और इन सब से वो और होगी। अब इसको वो और दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं नहीं, दैट टाइम विल टेल, बट एट द मोमेंट आई थिंक इंडिया हैज़ समहाउ करेक्टेड द डैमेज दैट वाज डन इन द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। इकोनॉमिक्स कैसा देखते हैं आप खाड़ी का? खाड़ी का इकोनॉमिक्स जो है वो एनर्जी डिपेंडेंस जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन जो उन्होंने रिफॉर्म्स जो लाए हैं वो इम्पैक्ट हुआ है ख़ास करके। बट दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग बिग ऑन एआई एंड अदर डेटा सेंटर्स और इस लास्ट 6-8 महीनों में, तो वो आई डोंट थिंक उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो बाकी जो बिजनेसेस हैं, इंटरमीडिएरी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, जिसकी वजह से उनका वो सिस्टम पूरा चलता रहता था, उसको डेंट पहुंची है, वो उनको करेक्ट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कितना इनफ्लो है, कितना आउटपुट है और चीज़ें बिजनेस डायनामिक्स। हॉर्मुज़ में टोल लगेगा क्या? लग सकता है, इसलिए कि ओमान हैज़ बीन अ लिटिल हेजी, थोड़ा सा बबलिंग कर रहा है। थोड़ा सा वो उतना फर्म नहीं है जितना ईरान है। परहैप्स कि वो टारगेट नहीं बनना चाहता है, और ईरान ऑलरेडी टारगेट है, तो मगर ईरान के इंटरेस्ट में है कि ओमान को लेके चले उस पर। अब उसकी लीगैलिटी क्या होगी, उसकी वजह से जंग और खिंचेगी, ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर वाकई टोल वो हो जाए, अब टोल के जो हैं बड़े ऐसा टोल नहीं है जैसे आपका दिल्ली और नोएडा के बीच में है। हाँ, पर वो इंटरनेशनल मेरीटाइम लॉ के खिलाफ है। मगर अब कंट्रीज़ को, मेरा इंडिया का या चाइना का ऑयल अगर फंसा हुआ है तो उन्हें चाहिए, तो वो तो कुछ भी किसी भी तरह करके अंडर द टेबल पेमेंट किया, देशों ने किया ऐसा, तो उनको अंडर द टेबल पे करके आना पड़ा। तो कहने को तो वो टोल नहीं हुआ, मगर वो फिरौती आपको एक तरह से देनी पड़ी, या जो भी क्रिप्टो करेंसी में फिरौती दी गई। हाँ, क्रिप्टो करेंसी में दी गई। तो ये चीज़ें तो होंगी। तो जो कन्वेंशनल सेंस ऑफ द टर्म जो है टोल, वो हो सकता है ना अप्लाई हो, उसमें वक्त लगे, लेकिन वो दूसरे तरीक़ों से टोल अदा करने पड़े अगर आपको वहाँ से माल निकालना है, या फिर ऑल्टरनेटिव रूट्स बने। एनर्जी का ऑलरेडी कॉरिडोर्स दूसरे बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको थोड़ा सा डैमेज उसमें कम होगा कंपैरेटिवली, मगर उसमें वक्त लगता है इन चीज़ों में, पाइपलाइंस वगैरह बिछाने में। तो अब गैस ऐसी चीज़ है कि वो आप शिप में बैठा के रख के नहीं ले जा सकते, तो वो ये सब हर एनर्जी सोर्स का एक अपना डायनामिक होगा। मगर ओवरऑल आई थिंक 3 से 6 महीना इस साल के आखिर तक वो क्लैरिटी आ जाएगी कि कितना एक्सटेंट ऑफ डैमेज है, और वो बैक टू नॉर्मल यूएई या कतर या बहरीन जैसी कंट्रीज़ आ सकती हैं नहीं। सऊदी अरेबिया चूँकि बहुत बड़ा है और उसका डायनामिक्स डिफरेंट है, तो उनको शायद अलग कैटेगरी में रखना हो, लेकिन बाकी चीज़ें किस तरह शेप अप होती हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ क्या होने वाला है। इस लड़ाई के बाद, ये आखिरी सवाल है, इस लड़ाई के बाद दुबई और सऊदी अरेबिया किसी भी कीमत पर नज़दीक आ सकते हैं क्या? वो संभावना बनती है या बिल्कुल नहीं बनती? अभी फ़िलहाल बनती मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन बड़े तेज़ी से बदलाव आए हैं गल्फ़ रीजन में कई दफ़ा, पिछले 10 सालों में भी कई दफ़ा लगा कि बहुत कुछ इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल हेड ऑन आ चुके हैं, लेकिन फिर मैटर को डिफ्यूज़ किया गया है। ये कंट्री समझती हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा बहुत सारी, लेकिन बहुत सारा जो GCC रिलेटेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो भी नहीं फुलफ़िल भी नहीं हो पाए हैं। इंडिया भी जो है वो अलग अलग कंट्रीज से फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, GCC लेवल पे कुछ नहीं हो पाया। दैट शोज़ कि डिसइंटीग्रेशन है। तो मेरे ख्याल से डैमेज और होगा, या जितना डैमेज हुआ है उतने पे रहेगा, उसके बाद फिर रिकन्सिलिएशन होगा। ईरान और सऊदी अरबिया के बीच संबंध अच्छे रहेंगे? मेरे ख्याल से अच्छे रहेंगे। जी बिल्कुल। किस आधार पर बोल रहे हैं आप? इसलिए कि अब दोनों साइड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमने बाहर के एक्सटर्नल इंटरवेंशन की वजह से अपना बड़ा नुकसान किया है दोनों तरफ, तो हम अगर इकट्ठे रहेंगे तो हमें हमारा लॉन्ग टर्म ज़्यादा फ़ायदा है उसमें। अगेन मैं ये प्योरिस्ट या आइडियलिस्ट के फॉर्म पे कह रहा हूँ, बिल्कुल आप एक पत्रकार की निगाह से देख रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का व्यू एग्जैक्टली है या नहीं है, मगर न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह मुझे ये नज़र आता है। सब कुछ लूटने से पहले होश में आए तो अच्छा रहेगा।
तो ये थे शाहिद साहब जो हमसे बात कर रहे थे कि दुबई में इन्होंने क्या देखा, क्या अनुभव किया, एक पत्रकार के तौर पे, एक इंसान के तौर पे। आपने सिर्फ एक पत्रकार की बातें नहीं सुनी, बल्कि उस इंसान के अनुभव सुने जिसने घटनाओं को बहुत करीब से देखा। अक्सर इतिहास लड़ाइयों को नेताओं और हथियारों के नाम से याद रखता है, लेकिन असली कहानियाँ उन आम लोगों की होती है जिनकी ज़िंदगी चुपचाप बदल जाती है। अगर इस बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे आगे ज़रूर साझा करिए। आपके सवाल और राय कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद सुर्खियों से ज़्यादा सच्ची हो। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.